इतिहास के पन्नों में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने तलवार से नहीं, अपनी बुद्धि, रणनीति और साम्राज्य विस्तार की नीतियों से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। वह था महाराजाधिराज सम्राट समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य का यह उज्जवल नक्षत्र था चौथी शताब्दी का महानायक, जिसे ब्रिटिश इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने द इंडियन नेपोलियन कहा था। परिचय और पृष्ठभूमि। समुद्रगुप्त लगभग 335 से 380 गुप्त वंश के तीसरे शासक थे। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम और माता कुमारदेवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। ये वही काल था जब भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक विखंडन फैला हुआ था। गुप्तों ने इस टूटे भारत को फिर से एकजुट करने की नींव रखी। समुद्रगुप्त का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जो सम्राट अशोक के स्तंभ पर खुदा हुआ है। इस अभिलेख को हरिसेन नामक कवि ने संस्कृत में लिखा था और यही अभिलेख समुद्रगुप्त की विजयगाथा का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य और विजयोदय। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में 3 प्रकार की विजय प्राप्त की। आर्यावर्त की विजय, दक्षिण पथ की विजय, सीमांत व विदेशी राजाओं पर प्रभुत्व। आर्यावर्त की विजय, नॉर्दर्न कैंपेन्स। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले उत्तर भारत के आर्यावर्त क्षेत्र के 9 राजाओं को हराया। इनमें प्रमुख थे नाग वंशीय शासक नगासेन गणपति नाग, कौशल के राजा महेंद्रगिरी और पांचाल, कुशीनगर व अन्य गणराज्य। इन सभी को पराजित कर उन्होंने गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा को गंगा यमुना के मैदानों में सुदृढ़ किया। इतिहासकार R.C. मजूमदार लिखते हैं, समुद्रगुप्त की उत्तर भारत में सफलता ने भारत को पुनः एक केंद्रीय सत्ता के अधीन ला दिया। दक्षिण पथ की विजय, सदर्न कैंपेन्स। दक्षिण भारत का अभियान समुद्रगुप्त की सबसे प्रसिद्ध सैन्य यात्रा थी। उन्होंने लगभग 12 दक्षिणी राजाओं को पराजित किया, जिनमें प्रमुख थे कौशल, कांची, पल्लव, नरेश, विष्णुगुप्त, वंग, कालिंग, आंध्र, कांची, कर्नाटक और पांड्य, चेर, चोल जैसे तमिल राज्य। लेकिन विशेष बात ये रही कि इन राजाओं को पराजित करने के बाद उन्होंने उनकी स्वतंत्रता लौटा दी, बशर्ते वे गुप्त साम्राज्य के अधीन रहकर कर ट्रिब्यूट दें। यह नीति उन्हें रणनीतिक कूटनीति का उस्ताद बनाती है। सीमांत राज्यों व विदेशी शक्तियों पर प्रभुत्व। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि समुद्रगुप्त की सत्ता को सीमांत राज्यों जैसे नेपाल, असम, कामरूप, बंगाल के सीमांत जनपद, यहाँ तक कि श्रीलंका के राजा मेघवर्ण ने भी स्वीकार किया था। मेघवर्ण ने तो बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति भी समुद्रगुप्त से प्राप्त की थी, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता और कूटनीतिक दृष्टि को दर्शाता है। समुद्रगुप्त की शासन नीति और विशेषताएं। धार्मिक नीति। समुद्रगुप्त एक दृढ़ वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने किसी धर्म पर अत्याचार नहीं किया। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण सबको समान संरक्षण दिया। कला व संस्कृति के संरक्षक। वे स्वयं एक कवि और संगीतज्ञ थे। सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो भारतीय शासकों में अद्वितीय उदाहरण है। प्रशासनिक दक्षता। उनके शासनकाल में कर संग्रह, न्याय व्यवस्था और राजस्व प्रणाली बेहद संगठित थी। राजधानी पाटलिपुत्र प्रशासनिक केंद्र के रूप में पुनः समृद्ध हुआ। साम्राज्य विस्तार का मॉडल। समुद्रगुप्त ने सैन्य बल जो राजनयिक नीति के संयोजन से साम्राज्य को बढ़ाया। जहां बल जरूरी था वहां युद्ध किया, जहां संभव था वहां मित्रता का हाथ बढ़ाया। इतिहासकारों की दृष्टि से V.A. स्मिथ, he was the Napoleon of India, not in vanity but in valor. वह भारत का नेपोलियन था, अहंकार में नहीं, पराक्रम में। R.C. मजूमदार, समुद्रगुप्त के युग ने भारत को फिर से राजनीतिक एकता की भावना दी। डॉक्टर रोमिला थापर, गुप्त काल भारत के स्वर्ण युग की नींव समुद्रगुप्त ने रखी। गुप्त साम्राज्य का विस्तार। उनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कांची तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में मालवा तक फैला था। ये भारत का पहला सचमुच का अखिल भारतीय साम्राज्य कहा जा सकता है। समुद्रगुप्त की विरासत। समुद्रगुप्त केवल एक विजेता नहीं थे, वे भारतीय राज्यकला के शिल्पी थे। उनकी नीति में विजय के साथ उदारता और शक्ति के साथ शांति दोनों का सुंदर संगम था। उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उनके साम्राज्य को और भी महान बनाया, परंतु नींव जिसने रखी वो समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त की विजयगाथा हमें सिखाती है कि शक्ति केवल युद्ध में नहीं, नीति में भी होती है। भारत के स्वर्ण युग का आरंभ उसी दिन हुआ जब इस वीणा वादक सम्राट ने इतिहास की वीणा पर एकता का स्वर छेड़ा।